उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने कथानकों में जीवन के यथार्थ और जीवन के आदर्श के साथ सकारात्मक दृष्टि से अद्भुत समन्वय किया है। आप हिंदी के कदाचित पहले सर्वोत्कृष्ट मौलिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने हिंदी पाठकों की अभिरुचि को चंद्रकांता के रहस्यमय तिलस्मी अंधकार से बाहर निकालकर एक स्थायी साहित्यिक नींव पर स्थापित किया। आपने अपने कथानकों में समाज के अभिजात्य वर्ग से पाठकों का ध्यान हटाकर उनके सोच को समाज के मध्यम तथा निम्न श्रेणी के लोगों की आम समस्याओं की ओर परिवर्तित किया। किसान, मजदूर, क्लर्क, दुकानदार, जमींदार, साहूकार, सरकारी अफसर और पूंजीपतियों से संघर्ष का जैसा जीवंत चित्र आपने उपस्थित किया है, वैसे चित्र आपसे पहले हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिलते हैं। 1 दर्जन से अधिक उपन्यासों के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का एक बहुचर्चित एवं उद्देश्य प्रधान उपन्यास है गबन। गबन में प्रेमचंद ने 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के आसपास के मध्यम वर्गीय परिवारों की मानसिक एवं सामाजिक स्थिति का बहुत ही सूक्ष्म परख एवं प्रभावी चित्र प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय मध्यम वर्गीय जनजीवन में व्याप्त आभूषण प्रियता की समस्या को बहुत रोचकता के साथ प्रस्तुत किया। इस उपन्यास में 5 परिवार हैं: मानकी और दीनदयाल, रामेश्वरी और दयानाथ, जालपा और रमानाथ, रतन और इंदुभूषण तथा जग्गू और देवीदीन। इन परिवारों की सभी नारियों में आभूषण के प्रति प्रेम का भाव अभिव्यक्त हुआ है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास के माध्यम से यह बतलाने की चेष्टा की है कि आभूषण प्रेम और उसके प्रदर्शन की भावना मनुष्य, विशेषकर स्त्रियों को एक प्रकार की उन विकट आपत्तियों के चक्रव्यूह में फंसा देता है जहाँ से निकलना बहुत संघर्षपूर्ण एवं कठिन हो जाता है। रचनाकार ने इस उपन्यास के माध्यम से यह भी बतलाया है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में प्रदर्शन प्रियता के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही इसकी कथा में अंग्रेजी शासन की न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न उपस्थित किया गया है। निर्दोष रमानाथ को षड्यंत्रपूर्वक क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही के लिए तैयार कर क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिलाना एक ऐसा घृणित कार्य है जो अंग्रेजी शासन और तत्कालीन पुलिस की छवि को धूमिल करता है। जालपा के माध्यम से रचनाकार ने नारी जागरण का संदेश भी दिया है। गबन की कथा 2 स्थानों पर घटित होती है, एक इलाहाबाद में तथा दूसरी कोलकाता में। हिंदी साहित्य में किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने के लिए सामान्यतः निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ प्रस्तुत करना होता है। संदर्भ में रचना और रचनाकार का नाम बताना होता है। संदर्भ के पश्चात प्रसंग में आलोच्य गद्यांश के पूर्व की कथा अथवा प्रसंग को बतलाना चाहिए। प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या का तात्पर्य अनुवाद नहीं है। व्याख्या का अभिप्राय आलोच्य गद्यांश का शाब्दिक हेरफेर भी नहीं है। व्याख्या में हमें शब्दों के फेर में न पड़ते हुए मूल भावों को समझकर उन्हें समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। व्याख्या के पश्चात कुछ शिक्षाविद केंद्रीय भाव बतलाने की बात भी कहते हैं। यह भी एक तरह से व्याख्या का ही अंग है। इसे व्याख्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बतलाया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात गद्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बतलाना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी गद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान
अथवा दार्शनिक भावों को भी बतलाते हैं जो प्रसंगानुकूल एवं युक्तिसंगत रहता है। इसे व्याख्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बतलाया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात गद्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बतलाना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी गद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान अथवा दार्शनिक भावों को भी बतलाते हैं जो प्रसंगानुकूल एवं युक्तिसंगत रहता है। बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं। प्रस्तुत गद्यांश उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास गबन से लिया गया है। इस कार्यक्रम में व्याख्या किए जाने वाले सभी गद्यांशों का संदर्भ यही रहेगा। गबन का नायक रमानाथ है। रमानाथ बेरोजगार है और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि केवल आमोद प्रमोद तक ही सीमित है। रमानाथ के पिता जब अपनी पत्नी रामेश्वरी से रमानाथ के शतरंज प्रेम और सैर सपाटे से फुर्सत न मिलने की चर्चा करते हैं तो रामेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आ जाती है। विवाह के पूर्व दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, किंतु विवाह के बाद वे अपने पारिवारिक दायित्व को समझने लगे थे। वह दयानाथ से कहती है कि जब बहू आ जाएगी तभी रमानाथ भी अपने जीवन में कर्म के महत्व को समझने लगेगा। रामेश्वरी के माध्यम से गबन के रचनाकार प्रेमचंद यह बतलाना चाहते हैं कि विवाह के पूर्व व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होता है, अतः उसका सारा ध्यान आमोद प्रमोद, सैर सपाटे और विविध प्रकार के खेल अथवा व्यसनों में लगा रहता है। वह जीवन को जीता है, किंतु एक उन्मुक्त पंछी की तरह। रामेश्वरी कहती है अपने पति दयानाथ से कि जब रमानाथ का विवाह हो जाएगा और घर में बहू आ जाएगी तब वह अपनी खुली आंखों से जीवन के यथार्थ रूप को देखेगा। रामेश्वरी को पूरा विश्वास है, इसलिए वह अपने पति को उनके विवाह के पूर्व की बात का स्मरण कराती है। वह कहती है कि जब तक रमानाथ के गले में जिम्मेदारियों का जुआ नहीं पड़ता है तभी तक वह इधर उधर कुलेल अर्थात प्रसन्न होकर की जाने वाली उछल कूद करेगा। यहाँ जुआ का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। गाँव में खेतीबाड़ी के काम में जो बैलगाड़ी प्रयोग में लाई जाती है उसमें गाड़ी के आगे की वह लकड़ी जो बैलों के कंधों पर रहती है और उसी के सहारे गाड़ी को बैल खींचते हैं, जुआ कहलाता है। प्राचीन समय में तेल निकालने के लिए बैल के कंधे पर जुआ रखकर घानी चलाई जाती थी। इसी प्रकार जुआ रखकर मोट के द्वारा कुएं से पानी भी निकाला जाता था। रामेश्वरी कहती है कि जब जिम्मेदारियों का जुआ गले के ऊपर पड़ता है तो मौज मस्ती का सारा नशा हिरन के समान भाग जाता है। जो व्यक्ति निकम्मे होते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को नहीं समझते हैं, उनको राह पर लाने के लिए उनके विवाह से बढ़कर और कोई अच्छा उपाय नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने तथाकथित युवा वर्ग की समस्या को प्रतिपादित किया है। जीवन का यह व्यावहारिक पक्ष है कि जब तक किसी व्यक्ति के सम्मुख किसी आकर्षण अथवा जिम्मेदारियों उठाने का प्रसंग नहीं आता है तब तक वह कर्म के प्रति उदासीन रहता है। विवाह के पश्चात युवा वर्ग के व्यवहार और चिंतन में परिवर्तन होने का एक कारण उपस्थित हो जाता है। आलोच्य गद्यांश में प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश में जुआ शब्द के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों में बोले जाने वाले प्रतीकों और लोकोक्ति को सरल वाक्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जुआ, कुलेलें और नशा हिरन हुआ आदि शब्द अपना विशेष अर्थ ध्वनित करते हैं। इसी तरह उत्तरदायित्वहीन बेरोजगार जैसे युवकों के लिए
हिकारत भरा शब्द निकम्मा भी प्रयुक्त किया गया है। इस गद्यांश में वर्णित कथ्य में नारी के सोच और मनोविज्ञान की समझ का बहुत सुंदर दिग्दर्शन हुआ है। नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में ही हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास नहीं फेल। रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। गबन की नायिका जालपा और नायक रमानाथ का विवाह प्रसंग है। नायिका के दरवाजे पर बारात खड़ी है। बारात मोटर में आई है। आतिशबाजी हो रही है और अव्वल दर्जे के बाजे गाजे भी बज रहे हैं। यह सब एक तमाशे जैसा ही है। प्रेमचंद ने जालपा और रमानाथ के विवाह के प्रसंग पर यह बतलाना चाहा है कि जब किसी युवक की बारात जाती है तो वह सारा उपक्रम एक तमाशा जैसा ही होता है। इस गद्यांश में रचनाकार ने नाटक और बारात की तुलना करते हुए दोनों के अंतर को स्पष्ट किया है। नाटक की भी अपनी कसौटियाँ होती है। नाटक सफल और असफल भी होते हैं। सफल नाटक वह होता है जब उसे देखने वाला रसिक समाज पसंद कर लेता है। यह तो उस नाटक की बात है जो किसी प्रेक्षागृह में खेला जाता है, पर बारात भी तो एक नाटक नुमा तमाशा है। बारात जैसे तमाशे की सफलता और असफलता का अनुमान तब लगाया जाता है जब उसे सड़क पर चलने वाला एक सामान्य व्यक्ति पसंद कर ले। वह कहते हैं कि नाटक जब 4-5 घंटे चलता है तब उसकी परीक्षा होती है, जबकि बारात की परीक्षा के लिए कुछ ही मिनटों का समय मिल पाता है। बारात की तैयारी में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे बारात की सजावट करना, बारात के लिए दौड़ धूप करके तैयारियां करना, पर इतनी सारी मेहनत का समापन केवल 5 मिनटों में ही हो जाता है। देखने वाले ने प्रसन्न होकर यदि वाह वाह कह दिया तो बारात का यह सारा तमाशा सफल, और नहीं तो इस तमाशे को बनाने के लिए जितना भी धन खर्च किया गया, जितना भी श्रम उसके पीछे किया गया, और उससे भी अधिक आकर्षक और सफल बनाने के लिए जितनी भी चिंता की गई, वह सब के सब व्यर्थ में चली जाती है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों में पल रही प्रदर्शन प्रियता की भावना का चित्र प्रस्तुत किया है। रचनाकार की दृष्टि में बारात जैसे प्रदर्शन मात्र एक तमाशा है। थोड़े समय की प्रशंसा और वाहवाही को बटोरने के फेर में सामान्य व्यक्ति अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर देता है और बाद में उसे उसके परिणामों को सहना पड़ता है। आलोच्य गद्यांश में हिंदी की खड़ी बोली में प्रेमचंद ने नाटक और बारात के बीच के अंतर को बहुत रोचक एवं व्यंजनापूर्ण ढंग से चित्रित किया है। प्रस्तुत गद्यांश प्रकट रूप से अमितात्मक लगता है, किंतु परोक्ष रूप से उसमें व्यंग का भाव छुपा हुआ है। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं। दुर्दैव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका बस चलता तो वह चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया कि भविष्य में मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूपहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही इतना सुंदर बनाया है, मैं गहने पहनकर भी बुरी न लगूंगी। दुल्हन के द्वार पर सम्मान के बाद बारात जनवा से चली गई। बाजा बजने के साथ चढ़ाव आया।
चढ़ाव में सब कुछ था, केवल चंद्रहार नहीं था। जालपा के मन में चंद्रहार के प्रति एक विशेष स्वप्न, लालसा और प्रेम था। उसके जीवन का एक ही ध्येय था, उसके गले में एक चंद्रहार का होना। उसे पूरा विश्वास था, या उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि विवाह में उसे एक बहुत ही सुंदर चंद्रहार अवश्य मिलेगा। उसका स्वप्न भंग होता है क्योंकि चढ़ाव में सब कुछ था, चंद्रहार नहीं था। जालपा की मां मानकी जब रोनी सूरत बनाकर कहती है कि चंद्रहार नहीं आया, तब दीनदयाल बहुत गंभीरता से कहते हैं कि एक चंद्रहार ही नहीं है तो क्या हुआ, बाकी सभी चीज़ें तो हैं। कुछ महिलाएं उकसाती है, तब मानकी चढ़ाव को सामने से हटाकर कहती है, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। यह सब देखकर जालपा के मन में जो प्रतिक्रिया होती है, उसी का वर्णन इस आलोचक गद्यांश में किया गया है। गबन की नायिका जालपा के जीवन की एकमात्र अभिलाषा थी एक चंद्रहार। उसे विश्वास था कि यह चंद्रहार उसे विवाह के अवसर पर अवश्य मिलेगा। 7 वर्ष पूर्व यह अभिलाषा जो उसके मन में एक बीज के रूप में अंकुरित हुई थी, वह अंकुरण फूल और पत्तों से लदे एक नन्हे पौधे के रूप में खड़ा हो गया था। विडंबना यह थी कि चंद्रहार न मिलने से जैसे उस लालसा रूपी पौधे पर आकाश से चमकने वाली गर्जना करती हुई बिजली गिर गई और वह कामनाओं का लहलहाता हुआ पौधा जलकर राख हो गया। विवाह का यही तो दिन था जिस पर उसे पूरा विश्वास था कि उसे चंद्रहार मिलेगा, किंतु बुरे समय ने वह अवसर भी उससे छीन लिया। वह बहुत निराश हो गई थी। उसके मन में यह इच्छा हुई कि वह अपना ही मुंह नोच डाले। यदि यह सब कुछ उसके वश में होता तो वह अपने ससुराल से आए हुए चढ़ाव को उठाकर आग में फेंक कर जला देती। जालपा बहुत क्रोधित थी। उसके कमरे में बने हुए एक आले में भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई थी। क्रोध में आकर उसने उस मूर्ति को उठाया और इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि वह उसके हृदय में बसी हुई इच्छाओं की भांति टुकड़े टुकड़े हो गई। उसने संकल्प लिया कि भविष्य में अब मैं कोई आभूषण नहीं पहनूंगी। वह सोचने लगी कि आभूषण तो वही लोग पहनते हैं जो सुंदर नहीं होते और सुंदर बनने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर ने मुझे पहले ही सुंदर बनाया है, तो मुझे फिर गहनों की क्या आवश्यकता। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचंद ने चंद्रहार न मिलने की स्थिति में जालपा के अंतर्द्वंद का बहुत सुंदर चित्रण किया है। आलोच्य गद्यांश में कहीं काव्यात्मक एवं कहीं नाटकीय भाषा का बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। भाषा की गतिशीलता के बीच जालपा का अंतर्द्वंद बहुत सजीव हो गया है। जालपा के माध्यम से नारी मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत हुआ है। जालपा को गहनों से जितना प्रेम था, उतना कदाचित संसार की और किसी वस्तु से न था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमुक ठुमुक कर चलेगी। विवाह में अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करने के कारण दयानाथ कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। दयानाथ ने रमानाथ को विश्वास में लिया और उसके द्वारा बहू जालपा के गहने चुराकर अपना कर्ज चुकाया। जब जालपा ने पुलिस में रपट लिखवाने की बात कही तो उसे यह समझाया गया कि गहने तो वापस आएंगे नहीं, केवल व्यर्थ का झंझट ही होगा। तब जालपा ने सोचा कि जब माल ही नहीं मिलेगा तो रपट व्यर्थ में क्यों की जाए। आलोच्य गद्यांश में प्रेमचंद ने जालपा के मन में गहनों के प्रति प्रेम की भावना को चित्रित किया है। इसमें किसी भी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं थी कि जालपा को गहनों से बहुत अधिक प्रेम था। इतना अधिक प्रेम कि उससे अधिक प्रेम संसार की किसी अन्य वस्तुओं से नहीं। इसका भी एक कारण था। बचपन से ही उसे इस प्रकार की बातें बतलाई गई थी। जब वह 3 वर्ष की छोटी बालिका थी, जब वह कुछ भी नहीं समझती थी,
तब उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। बचपन में जब उसे उसकी दादी अपनी गोद में बिठाकर खिलाती थी तो उससे गहनों की ही चर्चा करती थी और कहती थी कि बड़े होने पर जब उसका विवाह होगा तो उसका दूल्हा उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने लाएगा और वह उन गहनों को पहन कर मस्ती में ठुमक ठुमक कर चलेगी। प्रस्तुत गद्यांश में यह ध्वनित होता है कि आखिर वह कौन सा कारण रहा होगा जिसके प्रभाव में जालपा के मन में गहनों के प्रति इतना अनुराग जागृत हुआ। बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। रमानाथ के परिचितों में से एक म्यूनिसिपल बोर्ड के हेड क्लर्क रमेश बाबू थे। उम्र 40, किंतु बड़े रसिक और ऊपर से विधुर, शतरंज के शौकीन। रमानाथ भी उनके साथ शतरंज खेलता रहता था। एक बार जब रमानाथ ने उनसे पूछा कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, जबकि उनकी पत्नी की मृत्यु के समय उनकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी, तब रमेश ने हंसकर रमानाथ से कहा कि जो व्यक्ति प्रेम करता है उसके मन में एक ऐसा संतोष का भाव उत्पन्न होता है कि उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। रमेश अपनी पत्नी से प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसने अनेक सुंदर स्त्रियां देखी। अनेक मित्रों ने विवाह के लिए प्रयत्न किया, किंतु एक व्यक्ति जो वास्तविक प्रेम की बर्फी नामक मिठाई खा ले तो क्या उसे गुड़ अच्छा लगेगा? जो एक बार प्रेम रूपी महल का सुख भोग ले, क्या उसे किसी अन्य का झोपड़ा अच्छा लगेगा? रमेश रमानाथ से कहता है कि प्रेम ने उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया है, इसलिए प्रेम की उन मधुर स्मृतियों से उनका जीवन सजीव आनंद से भरा हुआ है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में सच्चे प्रेम को पा लेता है, वह प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं पा सकता। यह बात रमेश के माध्यम से प्रेमचंद ने बतलाई है। आलोच्य गद्यांश में बर्फी, गुड़, महल और झोपड़े के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रेम के स्वरूप को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। इस गद्यांश में भाषा का सौंदर्य और उसकी सप्राण अर्थवत्ता देखते ही बनती है। गबन नामक उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने भारतीय नारी के आभूषण प्रेम की भावना को प्रतीक बनाकर तत्कालीन भारतीय मानसिकता का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष की सोच और व्यवहार का बहुत ही सहज और यथार्थवादी विश्लेषण उपस्थित हो गया है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने मानव मन, विशेषकर तत्कालीन नारी के आभूषण प्रेम और प्रदर्शन प्रियता जैसी इस जटिल किंतु महत्वपूर्ण मानसिकता का जितनी सुंदरता एवं सुस्पष्टता से विवेचन किया है, वह कदाचित इस तरह अन्यत्र परिलक्षित नहीं हुआ है। गबन नामक उपन्यास के शेष अन्य महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्याएं अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत की जाएंगी।